Hi viewers, welcome to my shop. Today we'll be discussing the third part of the AIDS to Health chapter according to class 9 syllabus ICSE. This is the remaining part of this chapter. So after this, the video will be on the question answers, some of the important question answers on AIDS to Health. Okay. So before we start, I'll request you to please to subscribe my channel if you have not subscribed yet, and if you're a new viewer to my channel. And if you're liking the videos, press the like button, share with your friends so that they can also be benefited from these videos. And last but not the least, please to meditate before you start your day. So we will also start with a short meditation. Okay. So for that, let us concentrate at the point of light. Okay. सोचिए कि लाइट की रोशनी आपके सारे चेहरे को, सारे बॉडी को इल्यूमिनेट कर रही है। आप बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं। आपका दिमाग एकदम हल्का इतना हल्का जो पहले कभी नहीं लगा। इस हल्के करना इस फूल की पंखुड़ियों के तरह अच्छे में बदलते हैं और जो रोशनी पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, तो रोशनी इसके लिए फूल में इंगित कर देती है। Choosing out the diversity will be changing पहले से बहुत ज़्यादा आपके पेपर से रिलेट कर रहा है। अब सारे लोग कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी आपकी इस सफलता के लिए आपको एप्रिसिएशन मिल रही है। इसलिए आपको बहुत मिल रही है। सभी के साथ उस परमेश्वर को आपके हर कदम देखिए considering the presentation with a chart with the discussion today. So आज जो discussion हम लोग कर रहे हैं वो है third part of AIDS to Health chapter. तो इसका पहला जो part है वो है vaccination and immunization. ठीक है? तो vaccination क्या है? इसके बाद हम लोग immunization में आएंगे। पहला है vaccination. तो vaccination क्या है? ये एक practice है. It's a practice of artificially introducing the germs or the germ substances into the body for developing resistance to particular disease. तो क्या है ये? एक practice है जिसके द्वारा artificially germs को या फिर germ substance को, germ का कोई सिक्रेशन को, कोई germ parts को बॉडी में डाला जाता है ताकि
बॉडी डेवलप करे रेजिस्टेंस को। किस बात का रेजिस्टेंस? एक डिजीज के रोकने की रेजिस्टेंस, एक पर्टिकुलर डिजीज को रोकने की रेजिस्टेंस को तैयार कर सके अपना बॉडी। किसके द्वारा? ना एक जर्म या फिर जर्म सब्सटेंस जो कि एंटर कर रहा है, दिया जा रहा है बॉडी में आर्टिफिशियली बाहर से। ओके, so that is called vaccination. साइंटिफिकली इसको प्रोफाइलैक्सिस भी कहा जाता है। जो मटेरियल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है बॉडी में उसको कहा जाता है वैक्सीन। तो द वैक्सीन क्या है? वैक्सीन इज द मटेरियल विच इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी। ओके, दो तरह से इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, एक बाय इंजेक्शन, दूसरा बाय ओरली, दैट इज मुंह के द्वारा। ओके, जैसे पोलियो ड्रॉप्स दिया जाता है ना बच्चों को, मुंह में डाला जाता है, तो उसी के तरह ओरली या फिर इंजेक्शन के द्वारा। वैक्सीन स्टिमुलेट करता है। कैसे काम करता है ये वैक्सीन? ये स्टिमुलेट करता है डब्ल्यूबीसी को to produce the antibodies against the germs for that particular disease. WBC जो व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे बॉडी में है उसको वैक्सीन स्टिमुलेट करता है ताकि बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस किया जाए अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट द जर्म्स। जो जर्म्स हमारे बॉडी में गया है वैक्सीन के द्वारा, जो इंजेक्शन या ओरली जो जो वैक्सीन डाला गया है उसके द्वारा जो जर्म या जर्म सब्सटेंस अंदर गया है उसके अगेंस्ट एक एंटीबॉडी क्रिएट करने के लिए डब्ल्यूबीसी को वैक्सीन स्टिमुलेट करता है, उसको स्पोकिंग करता है ताकि वो प्रोड्यूस करे। ठीक है, ताकि वो पर्टिकुलर डिजीज हमको न हो। टर्म वैक्सीन या वैक्सीनेशन originally used for vaccination against smallpox. तो पहले जो ये वैक्सीन या वैक्सीनेशन ओरिजिनली मतलब इसको यूज किया गया था, ये टर्म को यूज किया गया था स्मॉल पॉक्स के जो वैक्सीन है उसको देने के लिए। फिर अभी तो बहुत सारा डिजीज भी आया है, उसके अगेंस्ट बहुत सारा वैक्सीन भी आया है। तो पहले जो इसको टर्म यूज किया गया था वो है स्मॉल पॉक्स। ओके, वैक्सीन 4 तरह से क्रिएट किया जाता है, तैयार किया जाता है। एक है किल्ड जर्म्स, लिविंग वीकेंड जर्म्स, लिविंग फुल्ली पॉइजनस जर्म्स और टॉक्सॉइड्स। ओके, तो पहला जो है किल्ड जर्म्स, इसमें जर्म्स जो मर गया है, उसको मार दिया गया है, उसी को बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। ओके, इंजेक्शन के थ्रू या फिर कुछ भी इसको डाला जाता है बॉडी में ताकि बॉडी एंटीबॉडी क्रिएट कर सके। तो ये है किल्ड जर्म्स। जैसे कि टीबी, टीएबी वैक्सीन जो फॉर नॉट टीबी, इट्स टीएबी वैक्सीन, इसको टाइफॉइड के अगेंस्ट किया जाता है। देन सॉक्स वैक्सीन जो पोलियोमाइलाइटिस के है अगेंस्ट में है। देन रैबीज वैक्सीन जो रैबीज के अगेंस्ट जो वैक्सीन है वो सब किल्ड जर्म्स को शरीर में डाला जाता है। लिविंग वीकेंड जर्म्स, इसमें जर्म्स जीवित है, लिविंग है, बट वीकेंड बना दिया गया है, उसी को बॉडी में डाला जाता है। जैसे कि वैक्सीन फॉर द मीजल्स, देन फ्रीज ड्राइड बीसीजी वैक्सीन फॉर ट्यूबरकुलोसिस, फॉर टीबी। बीसीजी वैक्सीन जो दिया जाता है बच्चों को, फ्रीज ड्राइड करके उसको डाला जाता है बॉडी में। देन लिविंग फुल्ली पॉइजनस जर्म्स, लाइक स्मॉल पॉक्स में जो डाला जाता है वो है लिविंग एंड इसको फुल्ली पॉइजनस, ये फुल्ली पॉइजनस होता है जो कि बॉडी में डाला जाता है और बॉडी अगेंस्ट में उसका एंटीबॉडी क्रिएट करता है। और एक होता है टॉक्सॉइड्स, जैसे कि डिप्टेरिया, टिटेनस, वो जो टॉक्सिन्स जो छोड़ता है वो जो जर्म जो, उसी को बॉडी में डाला जाता है। नाउ so vaccination क्या हुआ? Introduction of any kind of dead or weakened germs into the body of a living being, into the body of a living being
to develop the immunity against the respective disease or diseases. हो गया। तो वैक्सीनेशन का हम लोग डेफिनेशन देख लिए कि किसी तरह इंट्रोड्यूस किया जाता है बॉडी में, बॉडी के अंदर, लिविंग बीइंग के, लिविंग बॉडी के अंदर कोई डेड या फिर वीकेंड जर्म को अगर एंट्री किया जाता है तो इसके चलते क्या होता है, बॉडी एक रेजिस्टेंस ग्रो करता है, एक इम्यूनिटी ग्रो करता है उस डिजीज का अगेंस्ट। ठीक है। इम्यूनाइजेशन क्या होता है? Immunization is developing resistance to the disease-producing germs or their toxins by introducing kill germs or germ substances to introduce the production of specific antibodies. Sorry, to induce the production of specific antibodies. So, ये है जो resistance body create करता है। वैक्सीन होता है जिसको जर्म को डाला जा रहा है, उस प्रैक्टिस को, उस प्रोसेस को वैक्सीन कहते हैं। और बॉडी जो डेवलप करता है, बॉडी जो डेवलप करता है उस बॉडी, उस जर्म के अगेंस्ट और जर्म सब्सटेंस का अगेंस्ट में जो बॉडी जो रेजिस्टेंस डेवलप करता है उसी को कहते हैं इम्यूनाइजेशन। ठीक है। इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट सम स्पेसिफिक इन्फेक्शियस डिजीजेस इन इंडिया डन ऑन अ मैन, okay, to cover the entire population. So इसको entire population को cover करने के लिए कोई infectious, common infectious disease का against में immunization create किया जाता है। okay? तो इसका कुछ शेड्यूल है, लाइक नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है। तो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, इस चार्ट फॉर्म में है। 3 to 12 मंथ्स इसको दिया, जब बच्चा 3 to 12 मंथ्स होता है तो एक डीपीटी वैक्सीन दिया जाता है। 3 डोज का होता है एट इंटरवल्स ऑफ 4 to 6 वीक्स। फर्स्ट होता है पोलियो ओरल, जिसको ओरली दिया जाता है 3 डोजेस एट इंटरवल ऑफ 4 to 6 वीक्स। देयरफॉर देन होता है बीसीजी जो कि इंट्राडर्मल, ओके, स्किन में दिया जाता है, इंट्राडर्मल स्किन के लेयर्स के अंदर दिया जाता है। देन 9 to 15 मंथ्स मीजल वैक्सीन दिया जाता है एक डोज में। 18 to 24 मंथ्स डीपीटी वैक्सीन दिया जाता है जो कि बूस्टर डोज में, पहला डोज तो दिया जाता है 3 to 12 मंथ्स, 3 डोज दिया जाता है 4 to 6 मंथ्स के अंदर। इसके बाद बूस्टर डोज दिया जाता है 18 to 24 मंथ्स में। पोलियो ओरली, इसको भी बूस्टर डोज में दिया जाता है। पहला 3 डोज तो दिया जाता है 3 to 12 मंथ्स, उसके बाद 18 to 24 मंथ्स में ओरली दिया जाता है बूस्टर डोज। 5 to 6 इयर्स जब बच्चा होता है तब दिया जाता है डीटी का बूस्टर डोज। ओके, डिप्थेरिया एंड टेटनस, डीपीटी हो गया डिप्थेरिया, पर्टुसिस, टेटनस। ओके, बीसीजी एक वैक्सीन है जो कि ट्यूबरकुलोसिस में दिया जाता है। ओके, देन उसके बाद आता है टाइफॉइड वैक्सीन, टीएबी वैक्सीन, 2 डोज दिया जाता है एट एन इंटरवल ऑफ 1 to 12 मंथ। 10 साल का जब होता है, 10 इयर्स का, उसमें दिया जाता है टिटेनस टॉक्सॉइड वैक्सीन, बूस्टर डोज का दिया जाता है। ओके, टाइफॉइड वैक्सीन का भी बूस्टर डोज दिया जाता है। 16 इयर्स जब होता है तो टिटेनस टॉक्सॉइड का बूस्टर डोज अगेन और टाइफॉइड वैक्सीन का बूस्टर डोज अगेन। जब मदर प्रेग्नेंट होता है, जब मदर प्रेग्नेंट होता है तब उसको भी कुछ डोज इम्यूनाइजेशन किया जाता है। एक होता है इम्यूनाइज्ड प्रीवियसली, पहले से उसको इम्यूनाइज किया जाता है। 1 booster dose of tetanus toxoid preferably 4 weeks before the expected date of delivery. जब उसका डेट ऑफ डिलीवरी है उससे 4 वीक पहले उसको ये टिटेनस बूस्टर डोज, टिटेनस टॉक्सॉइड का बूस्टर डोज दिया जाता है। एक नॉन इम्यूनाइज्ड, एक होता है इम्यूनाइज प्रीवियसली, इसके बाद होता है नॉन इम्यूनाइज्ड। जो नॉन इम्यूनाइज्ड होता है, पहले से ये सब वैक्सीन जिसको नहीं पड़ा हो उसको दिया जाता है 2 doses of tetanus toxoid, first dose between 16 weeks and 24 weeks and second dose between 24 and 32 weeks of pregnancy. वो मदर प्रेग्नेंट है, जब उसको कोई पहले से कोई इम्यूनाइजेशन नहीं है, कोई डोज नहीं दिया गया है, उसको
2 डोजेस ऑफ टिटनस दिया जाता है। पहला होता है 16 और 24 वीक्स, जब वो प्रेग्नेंट है तब उसको फर्स्ट डोज दिया जाता है। जब वो 24 टू 32 वीक्स का प्रेग्नेंट होता है तब उसको सेकेंड डोज दिया जाता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक है एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स व्हिच प्रिवेंट कैचिंग डिजीजेस। नाउ एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट ये दोनों क्या है, ये दोनों को दर्शाने के लिए आई हैव ड्रॉन अ डिफरेंस बिटवीन देम। सो लेट अस स्टडी बोथ ऑफ देम टुगेदर एंड यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस। ओके, तो पहला होता है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक क्या है? एंटीसेप्टिक एक माइल्ड जर्म किलिंग केमिकल है। ये केमिकल है जो कि माइल्ड होता है, बहुत हल्का सा होता है, जर्म किल करता है। लेकिन डिसइंफेक्टेंट क्या होता है? ये स्ट्रॉन्ग जर्म किलिंग सब्सटेंस है, स्ट्रॉन्ग होता है ये। एंटीसेप्टिक कॉज नो हार्म टू द स्किन ऑन द बॉडी। एंटीसेप्टिक लेकिन स्किन और बॉडी को कोई हार्म नहीं करता है, बट डिसइंफेक्टेड may cause harm to the skin and the body. एंटीसेप्टिक सारे बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई बात नहीं। डिसइंफेक्टेंट ऑन ओनली ऑन द स्पॉट्स, जहां पे वहां हुआ है कुछ भी कुछ भी इंजरी या फिर कुछ जर्म अटैक किया है तो उसी स्पॉट पे दिया जाता है। एंटीसेप्टिक्स एग्जाम्पल क्या है? लाइजोल, कार्बोनिक एसिड, आयोडीन, बेंजोइक एसिड, मर्क्यूरोक्रोम, बोरिक एसिड एक्सेट्रा। और डिसइंफेक्टेंट्स में एग्जाम्पल है क्रिसोल, फिनोल, लाइजोल, 40% फॉर्मेलिन, लाइम, बॉडी एक्स मिक्सचर, डीडीटी एक्सेट्रा। एंटीसेप्टिक्स क्या होता है? सर्टेन एंटीबायोटिक क्रीम्स भी एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। डिसइंफेक्टेंट्स में स्ट्रॉन्ग हीट और बॉइलिंग, स्ट्रॉन्ग हीट एंड बॉइलिंग को भी जर्म किल करने के लिए यूज किया जाता है। वो भी फिजिकल डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज किया जाता है और उसको फिजिकल डिसइंफेक्टेंट भी कहते हैं। ओके, देन टॉपिक आता है एंटीबायोटिक। हम लोग बहुत सुने हैं एंटीबायोटिक्स, खाते भी हैं, डिजीज होता है तो बुखार बहुत ज्यादा है तो एंटीबायोटिक्स लेते हैं, कोई इन्फेक्शन ज्यादा है, कोई सर्जिकल ऑपरेशन हुआ है तो हम लोग एंटीबायोटिक्स लेते हैं, जिसमें पहला एंटीबायोटिक्स है पेनिसिलिन और अदर्स भी हम लोग पढ़ेंगे। तो एंटीबायोटिक्स है क्या? This is a chemical substance which is produced by some microorganisms that can kill or inhibit the growth of other microorganisms. तो ये क्या है? ये केमिकल सब्सटेंसेस जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारता है या फिर उसके ग्रोथ को स्टॉप करता है। ठीक है, तो ये होता है एंटीबायोटिक। पहला एंटीबायोटिक, विश्व में फर्स्ट एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, जो कि 1929 में डिस्कवर किया गया था। पहला यूज इसका हुआ था ह्यूमन के ऊपर, ह्यूमन डिजीज के ऊपर इन 1940। 1929 में हुआ था डिस्कवरी, बट ह्यूमन के ऊपर यूज किया था, ह्यूमन डिजीज के ऊपर पहला यूज इसका हुआ था 1940 में, और ड्रग्स के तरह यूज होता है 1942 में बाय सेल्मन वॉक्समैन। सेल्मन वॉक्समैन पहला इसको ड्रग के रूप में यूज किया था 1942 में। पेनिसिलिन को डिस्कवर किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1881 टू 1955 में, 55 तक इनका अवधि था, इनका लाइफ था। तो उसी दौरान ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये पेनिसिलिन को डिस्कवर किए थे। ये कैसा हुआ था? एक दिन ये हॉस्पिटल, लंदन के एक हॉस्पिटल में 1928 में काम कर रहे थे। ये एक कल्चर कर रहे थे, स्टेफाइलोकोकस को ग्रो कर रहे थे लैब में, जिसको राउंड बैक्टीरिया भी बोलते हैं। तो
कुछ अनवांटेड, वो ऐसे जब कल्चर कर रहे थे तो देखिए अचानक कि कुछ अनवांटेड मोल्ड निकल चुका है उस कल्चर के दौरान, जो कि जो बैक्टीरिया ग्रो कर रहा था, वो स्टेफाइलोकोकस ग्रो कर रहा था, उसको, उसके ग्रोथ को इनहिबिट किया है, उसको बढ़ने दे दिया कुछ पार्ट में। वो देख के उसको उन्होंने, फ्लेमिंग ने उनको नाम दिया पेनिसिलिन 1929 में। फिर इनको अप्लाई किया गया ह्यूमंस के ऊपर 1940 में। सेवरल इन्फेक्शन के दौरान इनके डिजीज के ऊपर, ह्यूमन डिजीज के ऊपर ये अप्लाई किया गया। पहला जैसा कि एग्जांपल है, इस एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि गोनोरिया नाम है उसका, उसके ऊपर इसका इफेक्ट बहुत अच्छा रहा। कुछ फिजिशियन है जिसको इसको रेकमेंड करते पेनिसिलिन के साथ कुछ सल्फर ड्रग्स का भी इस्तेमाल करते हैं इसके अलोंग विद पेनिसिलिन। इसको बोलते हैं पेंटिड सल्फ, जिसको पेंटिड सल्फ भी बोला जाता है। एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोमाइसिन, एम्पिसिलिन एक्सेट्रा। और ये पेनिसिलिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है सर्जिकल ऑपरेशंस के तरह। एंटीबायोटिक जो होता है, सर्जिकल कोई ऑपरेशन हुआ है तो उसके बाद ये एंटीबायोटिक्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। ये सोर्सेस कहां से मिला, पेनिसिलिन कहां से पाया गया? रादर नॉट पेनिसिलिन, रादर एंटीबायोटिक्स का सोर्स क्या है? पेनिसिलिन का सोर्स होता है पेनिसिलिन नोटेटम, जो फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। पेनिसिलियम नोटेटम, और जो कि which is very similar to the growth which is found on the oranges, lemons and other citrus fruits. लेमन, ऑरेंज और सिट्रस, अदर सिट्रस फ्रूट्स के ऊपर जो ग्रोथ होता है ना, फंगस, आई मीन बैक्टीरियल जो ग्रोथ होता है तो फंगल ग्रोथ होता है, तो उसी के बहुत सिमिलर होता है ये पेनिसिलिन का ग्रोथ। जो कमर्शियल प्रोडक्शन है पेनिसिलिन का वो होता है पेनिसिलियम क्राइसोजीनम, सिंथेटिकली उसको प्रोड्यूस किया जाता है। वर्ल्डली यूज्ड एंटीबायोटिक है स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिस से प्रिपेयर किया जाता है। लार्जली मेड साइंटिफिकली, स्ट्रेप्टोमाइसिन इज साइंटिफिकली बहुत ज्यादा इसको प्रोड्यूस किया जाता है। अच्छा, यूज क्या है इस एंटीबायोटिक्स का? ये ज्यादातर यूज होता है मेडिसिन की तरह। एज मेडिसिन दे आर यूज्ड वाइडली टू फाइट इन्फेक्शंस। कुछ एंटीबायोटिक्स को फूड प्रिजर्वेटिव के तरह यूज किया जाता है, स्पेशली फ्रेश मीट और फिश को प्रोटेक्ट करने के लिए। एज ट्रीटमेंट फॉर एनिमल फीड, एनिमल फॉडर, एनिमल जो खाना खाते हैं उसको ट्रीटमेंट करने के लिए कुछ एंटीबायोटिक को यूज किया जाता है ताकि उसमें इन्फेक्शन ना हो जाए, एनिमल्स को इन्फेक्शन ना हो। देन another uses for controlling plant pathogens, plant pathogens को भी कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक्स का यूज होता है। नेक्स्ट होता है सल्फोनामाइड ग्रुप ऑफ मेडिसिन। ये भी एक तरह का केमिकल है। ये इसको, यहाँ पे केमोथेरेपी की बात आती है। ये केमोथेरेपी क्या है? ये एक ट्रीटमेंट है बाय द यूज ऑफ केमिकल्स, जिसको केमिकल्स के द्वारा इसको ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसको कहते हैं केमोथेरेपी। ये डेवलप किया गया है व्हेन मैन ट्राइड मेनी डिफरेंट वेज एंड डिस्कवर्ड मेनी डिफरेंट न्यूअर मेडिसिन टू क्योर डिजीजेस। तो इसको, केमोथेरेपी को डिस्कवर किया गया है जब मैन बहुत तरह की वेज फाइंड आउट कर रहा है, बहुत तरह का डिफरेंट न्यू मेडिसिन निकालने की कोशिश कर रहा है डिजीज को फाइट करने के लिए, डिजीज को क्योर करने के लिए, तभी ये ट्रीटमेंट भी डिस्कवर किया गया था। इन 1910 a drug called
सैल्वर्सन, ये बेस्ड होता है आर्सेनिक कंपाउंड के ऊपर, जिसको प्रोड्यूस किया गया 1910 में। ये जर्म्स सिफिलिस और स्लीपिंग सिकनेस का जर्म्स को मारता है, सैल्वर्सन। और ये मारता तो है, सिफिलिस और स्लीपिंग सिकनेस जर्म्स को मारता है, लेकिन ये ऑफन पाया जाता है कि ये पॉइजनस होता है पेशेंट्स के ऊपर। ओके, सो इन 1930 सल्फोनामाइड्स वर डिस्कवर्ड। 1930 में सल्फोनामाइड्स डिस्कवर किया गया, जिसको ये पाया जाता है बैक्टीरियल डिजीज के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसमें सल्फा ड्रग्स होता है, लाइक सल्फा डियाजाइन और सल्फानिलामाइड। ये सल्फा कंपाउंड्स होता है इसमें। ये सिंथेटिक ड्रग्स है, ये बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म में इंटरफियर करता है और उसको मार डालता है। ये कुछ भी एंटीबायोटिक्स हो या फिर सल्फोनामाइड्स हो, ये क्या करता है ना, जर्म्स के ऊपर एक कोटिंग जैसा बनाता है, या फिर कोई सब्सटेंस जर्म्स का ऊपर उसको कोटिंग बनाता है, उसको ग्रोथ नहीं करने देता है, वो बढ़ने ही नहीं देता है, उसको काम को रोक देता है ताकि वो रुक जाए, और वो लास्ट में मार भी डालता है। सो इसका एक्शन ऐसा होता है इन सब ड्रग्स का। ये सल्फोनामाइड्स अभी बहुत कम यूज किया जाता है, और जो भी यूज किया जाता है वो एंटीबायोटिक के साथ मिला के यूज किया जाता है। ठीक, सो ये रहा आज का सेशन, चैप्टर कंप्लीट ऑन दिस एड्स टू हेल्थ। इन द नेक्स्ट वीडियो आएगा आप लोग का सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑन दिस चैप्टर, जो आईसीएसई में आ चुका है, या फिर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आईसीएसई में आ सकता है, क्लास 9 के सिलेबस में जो आ सकता है। सो वी विल डिस्कस दोस क्वेश्चंस। सो टिल देन, अब अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज टू सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए नेक्स्ट वीडियो का, पहले ही आपको मिले। सो प्लीज टू सब्सक्राइब। आप अगर सब्सक्राइब नहीं कर किए हैं, या फिर आप न्यू व्यूअर हैं, अगर आप लाइक कर रहे हैं तो एक लाइक बटन प्रेस कीजिए, और आप अच्छा होगा कि आप दूसरे फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि ये वीडियोस कितना हेल्पफुल है। और मेडिटेट करना मत भूलिए, कोई दिन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा भी मेडिटेशन करके फिर बैठिए, इसका उपकारिता बहुत ज्यादा है, कंसंट्रेशन पावर बहुत ज्यादा बढ़ता है, पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ती है, ताकि आप लोग को पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी आए और मार्क्स भी अच्छा आए। Okay, so thank you for joining and have a good day.